Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन आज जानेंगे कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी भी जंग के खतरात मंडला रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे अमीर ब्लाश मर्डर केस की, मिस्टर गोगी भट्ट की, जुआ ऐप टिकटॉकर्स के हवाले से भी आपको बताएंगे और तो और पाकिस्तान आइडियल जजेस के हवाले से जो एतराज़ात मंजर आम पर आ रहे हैं उनके पीछे क्या वजूहात है ये जानना भी ज़रूरी है। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ और टीम में होने वाली नई तब्दीलियाँ आखिर क्या हैं, चलिए आगे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले बताएं, इंटरनेशनल स्केल पर हम हमेशा से बात करते आए हैं कि जंग हो सकती है या अब टल चुकी है, अब एक वर्बल कोल्ड वॉर चल रही है। क्या अभी भी, अब अक्टूबर आ चुका है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के खतरात मंडला रहे हैं? आपको लगता है फिर से हो सकती है एक और जंग? देखें, किसी भी जंग में कभी भी पाकिस्तान ने पहल तो की नहीं है। ये एडवेंचर हमेशा जो है वो भारत की तरफ से होता है और मोस्टली बीजेपी की हुकूमत में इस तरह की जो है वो घटिया कोशिशें की जाती हैं इंसानियत सोज। तो अब ये है कि अब भी ये धमकियाँ और ये मैसेजेस, ये पैगामात, ये तकरीरें, ये बड़कें, ये नरेंद्र मोदी की तरफ से मारी जाती हैं। ठीक, उस साइड से आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई इस तरह की बात थी ही नहीं। तो वो जो बड़के हैं, हमने हमेशा कहा वो सिर्फ बड़के हैं, वो गिदड़ बबकियाँ हैं। और भारत जो है वो बाकायदा इस जंग से पीछे हट गया। और अब जो है इस तरह की जंग जो है बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में नहीं है कहीं भी। उसकी एक बड़ी वजह है, बताइए। भारत ने बराह रास्त पाकिस्तान से जंग और लड़ाई का जो फैसला है वो समझ लें कि बदल दिया, वापस ले लिया है। और इस तरह का वो 10 मई वाला रिस्क नहीं लेना चाहता अगेन दोबारा कभी भी। और नहीं, अब जो है भारत ने फैसला किया है प्रॉक्सी वार लड़ने का। प्रॉक्सी वॉर। और भारत जो है वो तालिबान के पीछे छुप के ये लड़ाई लड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। और भारत बरास्ता अफ़गानिस्तान ये लड़ाई अब लड़ना चाहता है। बराह रास्त वो पाकिस्तान को झूठे ललकारों, धमकियों और बड़कों से आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये मेरी इत्तला है। और नरेंद्र मोदी जो है उसकी काबीना ने और कुछ गैर मुल्की ताकतों ने उसे समझाया है कि ये लड़ाई आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और अब जो है वो रफ्ता रफ्ता इस लड़ाई से पीछे हट रहा है और वो बरास्ता अफ़गानिस्तान जो है इसको यूज कर रहे इस हैं, हम लड़ाई कह को सकते हैं। लड़ना चाहता है। ठीक। और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और माजी की तरह, और ये भी कोई नई बात नहीं है, ये जो प्रॉक्सी वॉर है वो प्रॉक्सी अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सीज ले लें, BLA जैसी प्रॉक्सीज ले लें। पहले भी भारत जो है सिर्फ पैसे के बलबूते पे इस तरह की साजिशें और दहशत गर्दी जो है वो यहाँ करवाता रहा है। आप जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या ले लें, आप उसके अलावा कितने ऐसे वाक़यात हैं, APS का वाक़या ले लें। इन तमाम वाक़यात के पीछे माजी में भी ताने बाने दिल्ली से और मुंबई से मिलते रहे हैं। तो अब जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये जो अक्टूबर की तारीख़ें कुछ पाकिस्तानी और भारतीय और वॉर पंडित जो तारीख़ें दे रहे थे वो तारीख़ें सारी गुजर गई हैं। अब उसमें जो है ना अक्टूबर की कोई डेट बची है, ना सितंबर की कोई डेट बची है। डेटें सारी गुजर गई हैं। अब ये है कि बाज तो वो नहीं आएगा, वो डिक्लेयर्ड दुश्मन है पाकिस्तान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये है कि अब बराह रास्त 6 और 7 मई वाली हरकत भारत की तरफ से नहीं हो रही और ना होगी। अलबत्ता इधर जो है पाकिस्तान बिल्कुल 10 मई की तरह और 6 और 7 मई की तरह पूरी तैयारी में है। और हमारे जो इदारे हैं, और आपने DGISPR की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपने सुनी है। और उसके अलावा मशक़ें जारी हैं। और उसी तरह जो अफ़वाज पाकिस्तान है जी, फील्ड और मार्शल का भी फ़ज़ाइया ऐलान। है हाँ जी। और बाकी तमाम जो अफ़वाज हैं वो आप समझ लें कि बिल्कुल तैयारी में है।
और ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे ग्राउंड पे, समंदरों में, फ़िज़ाओं में तैयार है। और ज़मीन ग्राउंड पर वो हालत जंग में ही है। और पूरी तरह एक जो दिफा का निज़ाम है पाकिस्तान का, वो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। और उसके साथ साथ किसी भी तरह की जारहियत और किसी भी तरह की बर्बरियत और किसी भी तरह के अटैक का भरपूर जवाब देने के हवाले से भी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। और बिल्कुल जो है वो मैप भी तैयार है, वो बेसिस जो है वो भी निशाने पे हैं माजी की तरह। S-400 कहाँ है और कहाँ कहाँ भारत ने जो है पिछले 3-4 माह में नई तनसीबात की है। ठीक, पाकिस्तान की नज़र एग्जैक्टली। और उस हवाले से भी पूरी तैयारी है, जिसका पूरा दराक है राजनाथ सिंह को भी और नरेंद्र मोदी को भी और उनकी हुकूमत को भी और उनके अफवाज को भी। और ये भी इतलात हैं कि ये जितनी बढ़के हैं, ये जितनी धमकियां हैं, ये सिर्फ बीजेपी की हुकूमत की हद तक है और इनके काबीना के चंद जो वज़रा हैं उनकी हद तक हैं। भारतीय अफवाज जो है किसी सूरत इस तरह का एडवेंचर करने को तैयार नहीं है, रिस्क लेने को तैयार नहीं, हम कह सकते ये भी इतलात है, ये भी इतलात ज़बरदस्त। और जो अस्करी मीटिंग्स वहाँ होती हैं और हुई हैं हाल ही में, उनमें जंग से दूर रहने के ही ज़्यादा जो है ना तजावीज़ सामने आई हैं, ना कि दोबारा से किसी एडवेंचर किसी सूरत हाल। मगर ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो नरेंद्र मोदी ने करना, तो वो अपने इलेक्शन के लिए वो बढ़के मार रहे हैं। इलेक्शन गुजर जाएगा तो फिर बिल्कुल ये बढ़के भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आप इस तरह की बढ़के भी नहीं सुनेंगे। और इसके बाद शायद एक कोशिश ये की जाएगी कि हालात माजी की तरह कुछ बेहतर कर लिए जाए पाकिस्तान के साथ। ठीक, तो यानी कि ये तो कंफर्म्ड है कि अब भारत जो है ऐसा कोई चांस नहीं लेगा, जंग की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, तैयार है 24/7 और विजिलेंट है और रिटेलिएट भी करेगा इफ़ कुछ होता है। एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, मैं आपसे केसेस की अपडेट्स लेना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बताइए, अमीर बलाच मर्डर केस की डेवलपमेंट क्या है? मिस्टर गोगी भट्ट के हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? अच्छा, उसमें ना अमीर बलाच केस की एक तो तफ्तीश बाज़ाब्ता तौर पर जी, जो पहले बहाम था कि वो पुलिस कर रही है, वो तीफी भट्ट के वालगी पुलिस को होगी, CCD को होगी, कहाँ जाएगी। अब बाज़ाब्ता तौर पर ये तफ्तीश जो है पंजाब पुलिस से ले ली गई है। फिर पंजाब पुलिस से मेरी मुराद है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी JIT, उससे ले ली गई है। लेके बाज़ाब्ता तौर पर वो फाइल जो है अमीर बलाच कत्ल केस की और वह मिस्र जो है वो CCD के हवाले कर दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर। यानी कि आप अब आइंदा अब इसकी मजीद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें कोई गिरफ्तारी होती है, कोई भी हैपनिंग होती है, वो CCD करेगी, ना कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और दूसरा जो इदारा है। अच्छा, उसमें यह है कि एक तो ये डेवलपमेंट है, दूसरी बात यह है कि गोगी भट्ट के हवाले से CCD का इवन और पुलिस का मौक़िफ़ आज के दिन तक तो यही है कि वो गिरफ्तार नहीं। अच्छा, गिरफ्तार नहीं है तो फिर वो अभी आगे चल के हमने NCCI डिस्कस करना है, वो रुक क्यों गया मामला? कोई रेड किया आपने ऐप के हवाले अभी से? तक? जी, मैं ये जानना गोगी भट्ट के हवाले से कोई रेड किया आपने अभी तक? अच्छा, एक आध रेड की इतला है, वो उस दिन की बताई जाती है जिस दिन जो है वो मुबैना इनकाउंटर होता है तीफी भट्ट का, कि जी रेड किया गोगी भट्ट के लिए। अच्छा, वो रेड इसलिए किया कि रहीम यार खान जो है वो उसकी मौजूदगी जाहिर करती है पुलिस के। गोगी भट्ट उन साथियों में शामिल था, या वो मेन साथी गोगी भट्ट था जो तीफी भट्ट को छुड़ाने आपने सर पहले भी कहा था और आपने कहा था सबूत पुलिस को देना होगा। जाहिर है वो तो पुलिस को साबित करना होगा। अच्छा, वो साबित करने के लिए भी चूंकि वो गोगी भट्ट की जमानत जो है वो अदालत से मनसूख हो चुकी है, राइट, ठीक है, तो अब वो जो एक स्टेटस है गोगी भट्ट का, वो एक इश्तिहारी मुल्ज़म का, बिल्कुल, ठीक है जी। तो कहाँ रेड हुआ, कब हुआ, घर पे पुलिस गई, तीफी भट्ट के इनकाउंटर वाले दिन से अब तक जो है कोई किसी रेड की कोई इतला नहीं है। और एक बिल्कुल मामला जो है आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकती हैं कि खामोशी है, पुरस्रार खामोशी है तमाम अतराफ से, इवन दोनों ग्रुपों की तरफ से
खामोशी है, दोनों पार्टीज की जानिब से। और पुलिस की तरफ से खामोशी है, सीसीडी की तरफ से खामोशी है। मे बी एजेंसीज जब कोई ऑपरेशन कर रही होती हैं या किसी तरह का कोई इस तरह का टास्क जो है उसको फुलफिल करने के उसमें होती है प्रोसेस में, तो खामोशी भी रहती है। मतलब आप कह रहे सीक्रेसी भी हो सकती है विद इन डिपार्टमेंट, क्या हो सकता है कि हाँ जी, क्योंकि जब भी हमने जानने की कोशिश की सीसीडी से या पुलिस डिपार्टमेंट से, तो यही बताया गया कि गोगी भट्ट उनके पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब इसमें जो है वो एक इंटरव्यू आया है, मोहसिन बेग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसमें कोई नए कट्टे खुल रहे हैं। बताइए। वो उन्होंने तो ये कहा है जी कि मैं इस केस के हवाले से आईजी पंजाब से मिला और मैंने उनसे ये कहा कि आप हम लोग इस केस में, ये तीफी भट्ट के जो है ना मुकाबले से पहले की बात है, वो उनके इंटरव्यू के बकौल, और इवन जो है जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट के बेनोई कत्ल हुए थे उससे भी पहले का वाक़या है। तो वो कहते हैं जी कि मैंने आईजी से कहा, और मुलाकात भी बताते हैं कि शायद आईजी के घर पे हुई, कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए और ये कुछ सुलह सफाई हो जाए। तो उन्होंने, और तीफी भट्ट जो है वो अपनी सफाई देना चाहते हैं कि वो इस केस में नहीं है, यानी कि मोहसिन बेग फ्रंट ऑफ आईजी पंजाब तीफी भट्ट से अपना ताल्लुक़ भी वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे कबल एक पंजाब के मिनिस्टर जो हैं वो आए थे मेरे पास कि इस दुश्मनी को हम मिल बैठ के ख़त्म करवाते हैं वंस और सुलह करवा दी जाए। उनका नाम नहीं लिया उन्होंने उस मिनिस्टर का, लेकिन मुझे पता है उस मिनिस्टर के नाम का, तो नून लीग से ताल्लुक़ है उस वज़ीर का। तो अच्छा, वो जो है वो कहते हैं कि आईजी ने कहा कि ठीक है आप भिजवा दें तीफी भट्ट फैमिली में से किसी को। तो यहाँ पर मौजूद जो फैमिली में कोई समझदार आदमी उन्हें लगा, तो उन्होंने इन्हीं जावेद भट्ट को ही भिजवाया अगले दिन आईजी के पास। तो वो तो आईजी की बात सुनने गए थे और अपनी सफाई देने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो किधर है तीफी भट्ट, तो उन्होंने कहा जी वो हमारा तो नहीं है राब्ता, वो मुल्क में नहीं है, बाहर है, कोई इस तरह की बात होती है। तो वो कहते हैं कि कोई जो रवैया था आईजी का उस तरह का नहीं था जावेद भट्ट का जो कह के बुलाया गया किसी फैमिली मेम्बर को, थोड़ा तलख रवैया था, कुछ इस तरह की बातें भी इन्होंने इस इंटरव्यू में भी की। तो वो कहते हैं कि हैपनिंग ये होती है कि जावेद भट्ट वहाँ से निकल के कहते हैं जी मेरे साथ एक तो इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है और दूसरा जो है मेरी तस्वीर बनाई है वहाँ पे। उन्होंने कहा तस्वीर क्यों बनाई है, मसलन आपका तो ताल्लुक ही नहीं बराह रास्त ना, आप तो एक तीफी भट्ट के रिलेटिव होने के नाते, बहनोई होने के नाते गए हाँ जी कि हम इस मामले को जो है ना सुलह की तरफ लेके जाना चाहते हैं या टाइप, तो तस्वीर बनाने का मकसद मसलन क्या था। तो कहते हैं कि ये बड़ी मशकूक बात है। तो मोहसिन बेग कहते हैं कि इस तस्वीर उतरने के कुछ अरसा बाद जावेद भट्ट का मर्डर हो जाता है। अब ये बड़ी एक मशकूक सी सूरत है, वो मिल के आईजी पंजाब से आ रहे हैं। कहते हैं मैंने मेरे पास मैसेज मौजूद होंगे चैट में, तो मैंने काफ़ी इस पे एहतजाज किया आईजी को फ़ोन करके, और आईजी ने कहा जी वो किसने बनाई, क्यों बनाई ऐसे, यानी कि उनका ये था कि आईजी की मर्ज़ी के बगैर तस्वीर नहीं बन सकती। ठीक है, एक तो ये सूरत हाल हुई। दूसरा, इसी इंटरव्यू में मोहसिन बेग ने जो है इशारे इस तरह के भी किए गए, हुकूमत पंजाब की मर्ज़ी के बगैर इस तरह का मुबैना मुकाबला नहीं हो सकता और ना ही साथियों का आना जाना हो सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उनका ये इंटरव्यू बता रहा हूँ, ठीक, उनका ये इंटरव्यू बता रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो बात हमने की थी ज़राए से कि तीफी भट्ट को जब लाया गया या बुलाया गया, दोनों में से जो भी बात की गई, ये कह के लाया गया या बुलाया गया कि आपको साथी छुड़वाने नहीं आएंगे, सादा लफ्ज़ों में। और ये तो सर हमने भी डिस्कस किया और हमने इस पर प्रोग्राम किया था कि आपको साथी छुड़ाने नहीं आएंगे। ठीक है, अलबत्ता ये फ़िलहाल मैं मोहसिन बेग जो हैं उनके इंटरव्यू का हवाला दे रहा हूँ जो ताज़ा तरीन उन्होंने एजाज सैयद के साथ किया। बिल्कुल। और उन्होंने मिले जुले जो है ना वो खदशात का इजहार भी किया। और खैर उन्होंने तो ये भी कहा कि वो इंटरपोल को लिखेंगे, ठीक है जी, कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो है पुलिस ने और हुकूमत पंजाब ने जो है ना वो दूसरे ग्रुप के कहने पे ये सब कुछ किया।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में बहुत बड़े मसाइल खड़े कर देंगी। और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये उन्हें पे बैक करना पड़ेगा और ये फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़े मसाइल की सूरत में ये वाक़यात उनके सामने खड़े हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुका है। तो खलीज की हाँ, बात भी एग्जैक्टली। तो इस तरह की इस केस के हवाले से सूरत हाल रही। और ये जो है तीफी बट वाले वाक़े के बाद, मुबैना इनकाउंटर के बाद, ये पहला एक इंटरव्यू है जो किसी भी उनके दोस्त का, जानने वाले का या करीबी हलकों में से किसी शख्सियत का एक इंटरव्यू है। अदरवाइज़ अभी तक ना तीफी बट की फैमिली से और ना ही अमीर बलाज के ख़ानदान से मुद्दई पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट, इंटरव्यू अभी तक सामने नहीं आया। अब गोगी भट्ट जो हैं वो ज़ाहिर इस केस के एक बड़ा, जिसको आप कहते हैं क्लोज किरदार हैं। अब मगर जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, कोई बयान नहीं आता उनका। क्योंकि एक पुरानी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इमरान किश्वर गालबन जिसे हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से मुबैना तौर पे ये भी इतलात है कि जी उन्होंने गोगी भट्ट की हद तक उन्हें बेगुनाह लिखा। मौजूदा जो आउटगोइंग अभी की JIT है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में गोगी भट्ट को गुनाहगार लिखा गया। अब ये तफ्तीश आ गई CCD के पास। अब डिपेंड करता है क्या CCD अमीर बलाज केस की जो तफ्तीश है वो असर नो करेगी, या जहां JIT ने तफ्तीश छोड़ी है वहां से शुरू करेगी, या JIT की तफ्तीश में किसी तरह के कोई जो है ना वो एक लकूना निकालते हैं, किसी चीज को वो रद्द करते हैं, तफ्तीश को दुरुस्त करार देते हैं या नाकिस करार देते हैं। तो ये अब जो गेंद है वो CCD के कोर्ट में। यकीनन जी, चलिए देखते हैं। आपने जो इस वक्त हमारे साथ अपडेट्स शेयर की हैं अमीर बलाज मर्डर केस की, काफ़ी एक्सक्लूसिव हैं। मज़ीद जो भी आती हैं मंजर आम पर हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। सर, जुआ ऐप की बात भी करना चाहूँगी कि जुआ ऐप टिकटॉकर्स का मामला कहाँ तक पहुँचा। पहले तो केस को जो डील करते वो ट्रांसफ़र हो गए, फिर आपने कहा कि जो एक नए तैनात हुए हैं उसी पोजीशन पर वो इसको टेकअप करेंगे, लेकिन वो भी आगे कहीं रुक गया मामला, कोई नई डेवलपमेंट नहीं आई। अच्छा, हमने थोड़ा सा फिर जो है ना कि इदारों का लिहाज और एक हम जब आप सोचते हैं कि अगर बेहतर काम कोई इदारा कर रहा है उसमें NCCIA की क्रेडिबिलिटी को मलहूज रखते हुए 7 रोज़ पहले तकरीबन जी आपके शो में मैंने ये पूरा वाकया सुनाया था। सिर्फ मैंने नाम नहीं लिए थे। ये 7 दिन 8 दिन पहले मैंने पूरा आपको वाकया बता दिया था कि ये डकी भाई और रजब भट्ट और ये जो डिजिटल जुआरिये हैं जी, इनकी जो तहकीकात हैं और जो कार्रवाइयाँ हैं वो रुक क्यों गई हैं, वो सुस्त रवि का शिकार क्यों है। तो मैंने आपको ये कहा था कि कुछ बाइस शर्म किस्म की हैपनिंग हो गई है क्या इदारे के अंदर कुछ किरदारों की तरफ से, जिसकी वजह से ये तहकीकात और ये जो मामला ये रुक गया है। और वो जाहिर है कि अब जो है वो कुछ हमारे ही दोस्त वो इसको ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव और धमाका और वो करके वो उन्होंने कुछ शोज़ किए हैं आजकल में। ये बड़ी पुरानी बात है जो वो आज कर रहे हैं। ये बात कोई 2 हफ्ते पहले की है, ठीक, और हमने तकरीबन 8-10 दिन पहले ये कर दी थी कि हमने बड़ा इस पे आवाज़ उठाई जुआ ऐप के हवाले से। NCCIA जो कार्रवाइयाँ कर रही थी तो उसको अचानक से जो है ना ब्रेक लग गई, कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया उन कार्रवाइयों के। NCCIA की जुआरियों के हवाले से, डिजिटल जुआरियों के हवाले से, डिजिटल दहशतगर्दों के हवाले से जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, और बड़ी तेज़ कार्रवाइयाँ थी, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ थी, बड़ी हौसला अफजा कार्रवाइयाँ थी। नई नस्ल को डिजिटल जुए की लानत से महफूज बनाने के हवाले से NCCIA की जो कार्रवाइयाँ थी उनको एक ब्रेक लग गई है, एक स्पीड ब्रेकर आ गया कि ये रुक क्यों गया है। और आपको मालूम है और जाना चाहूँगा। और एग्जैक्टली वो नहीं, वो इसलिए भी था कि क्योंकि हमने ही पहले जो है ना इस सारी चीज़ को इतना उठा के रखा और उसको एक एप्रिसिएशन के अंदाज में
वही किरदार जो है ना वो कुछ लालच में आ गया, हमने लालच का वर्ड भी यूज़ किया, बाइसे शर्म हैपनिंग भी बताई। तो वो कुछ लोग जो है ना ये डकी टाइप किरदारों के साथ वो लेन देन कर रहे थे, यानी कि सब वो क्या आप कह सकते हैं कि अब इससे आगे आप क्या कर सकते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर, एक जो है ना इस तरह के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला शख्स अगर लालच में आ जाए और वो इनके साथ जो है ना वो रिश्वत के मद में लेन देन कर दे, तो वो खैर ये आज से 20 दिन पहले एक ही किरदार से 4 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। ठीक है जी, अभी वो जो करोड़ 1.5 करोड़ की बातें हो रही है, मैं एक किरदार की बात कर रहा हूँ, एक किरदार जिनका नाम सरफराज चौधरी है। ठीक है जी, तो वो तो कोई 20-22 दिन पहले का वाकया है। तो वो जाहिर है कि जब हमें पता चला अगले ही दिन, तो वो चूंकि इदारे की क्रेडिबिलिटी का भी मसला था, लोगों का, और फिर मेरी ज़ाती राय में एक लोगों का इस केस के हवाले से NCCIA पे एक बहुत ज़्यादा एतमाद, और इसको जो है ना एक आप कह लें कि तपते सरा में ठंडे पानी का जैसे एक चश्मा होता है ना, तो इस तरह की फील थी लोगों के अंदर जो हम देख रहे थे। तो ऐसे मौक़ों पे उन लोगों को हर्ट करना और इदारे से एक एतमाद उठाने वाली बात, और एक इतनी अच्छा एक कम्बिनेशन बन जाना, और आप आज भी आप देख लें, ये तो आज बात हो रही है, आज के दिन तक, और आप आज से कुछ 3 माह पीछे चले जाएं, एक टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा था। ये आप डिजिटल जुआ ले लें, आप पुरानी फहाशी ले लें, आप नंगे डांस ले लें, ठीक है, आप गालम गलोच ले लें, ये टिकटॉक पे ये सब कुछ हो रहा था जो थम चुका है, ख़त्म नहीं हुआ, मगर उसमें बहुत कमी आ चुकी है। आपको अब वो नहीं सब मिल रहा, क्योंकि ये सारे कितने किरदार हैं जो ये सब कर रहे थे, जो अंडरग्राउंड चले गए इन NCCIA की कार्रवाइयों की वजह से, जो बैरून मुल्क भाग गए, कुछ इधर गायब हो गए, कुछ का नाम ACL में है, तो ये रुक गया मां, और कुछ बाकी जो है इनको देख के, इनके खिलाफ कार्रवाइयां देख के, वो इस तरह का नेगेटिव कंटेंट, इस तरह जुए की प्रमोशन, उन चीजों से वो थोड़ा पीछे हट गए, रुक गए। तो ये एक इदारे का जो है ना एक जिसको आप कहते हैं परफॉर्मेंस तो है, कारकर्दगी तो है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना ये चीजें थमी। तो उस कारकर्दगी को सामने रखते हुए अचानक इस तरह की हैपनिंग आती है, और ये एक नाम नहीं है, 5, 6, 7 नाम है, कुछ जो है ना, मैं तो गिरफ्तारी ही कहूँगा, ठीक है ना, इसको क्योंकि कोई इसको अगवा का नाम देता है, कोई किसी चीज़ का नाम देता है, तो ये हिरासत में लिया गया इनको असास इदारे की तरफ से, और उनसे तफ्तीश की गई, और मोस्टली लोगों ने एतराफ़ भी कर लिया अपने जुराइम का, और वो सबूत भी मिल गए, उन्होंने किस किस तरह से, किस किस केस में, इस केस समेत किस किस तरीके से पैसे कितने कितने लिए, वो रिकवरियाँ भी तकरीबन हो चुकी हैं, ठीक है। और इनमें से कोई एक दो लोगों की फैमिलियों ने कोर्ट से रब्ता किया, दाएं बाएं जो है ना रब्ता किया, कोर्ट ने मुतल्लिका इदारे से रब्ता किया, इदारों से बात करने की कि जी कहाँ है लोग, इनको पेश किया जाए, ये पेश होंगे, सारे लोग पेश होंगे, इनको पेश किया जाएगा, और ये इनका जो एतराफ़ जुर्म है, इकबाल जुर्म, वो भी कोर्ट्स को दिया जाएगा, मुतल्लिका इदारों को दिया जाएगा, मगर अभी वो आप कह रहे हैं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी उनसे तहकीकात हो रही हैं, और ये इदारों का राइट है कि जब इस तरह के इदारे में, मैंने काली भेड़ों का वर्ड भी यूज़ किया था, आपको याद होगा, तो इस तरह की काली भेड़ें जो हैं वो जब मंजरे आम पे आती हैं, तो जाहिर है कि इदारे की साख और क्रेडिबिलिटी, ये 2, 3, 4 या 6, 7 लोगों की वजह से अब पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी जो है ना उसको दाव पर नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो भी अभी तक प्रोसेस किया जा रहा है वो इदारे की साख को बचाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और नो डाउट कि इन कार्रवाइयों से ये तमाम जुराइम बुराइयां, यानी कि आप इस बात को इस तरह कह लें कि इन्होंने जिन लोगों से रिश्वत के पैसे लिए हैं वो कोई महा मस्जिद नहीं है, इन्होंने जुराइम पेशा लोगों से ही पैसे लिए, मगर रिश्वत के लिए, ब्राइब है ये, ठीक है। और जैसे वो मिसाल है खरबूजों की रखवाली पे आप गीदड़ बैठा दें, तो ये खरबूजों को पड़ गए। लेकिन सर हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन होगा? क्योंकि ये देखिए, ये तो एक पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी आप भाई बात कर रहे हैं। जब हुकूमत को जो है ना वो जो मुतलका इदारा है जिनके पास ये लोग हैं वो तमाम तर सबूत ही पेश कर दिए जाएंगे,
तो फिर हुकूमत भी इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा ही करेगी ना, इन पे कार्रवाई ही करेगी ना। हुकूमत को ये थोड़ा ही करेगी कि इनको जो है ना वो आप छोड़ दें, या इनकी क्या मजबूरी थी। तो आप देखें ना कि एक तरफ जो है ना उन लोगों को, उन ऑफिसरान को आप एक रोल मॉडल और एक हीरो बना के पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो निकलते ही हैं सिर्फ पैसे की लालच, ठीक है, और वो लेन देन कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से डीलें कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और उनको रिलीफ के नाम पर जो है ना वो बेच रहे हैं आप चीज़ें, और उनसे जो है ना वो पैसे ले रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल ये 6 हैं, 7 हैं या 5 हैं, इनमें से एक भी कोई बेगुनाह बेकसूर कोई उठाया गया। ये एक दूसरे की निशानदेही पे सारे आए हैं। तो ये तकरीबन एक ही नेटवर्क इदारे के अंदर और एक ही चेन है। ज़ाहिर है अब ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई भी होगी, रिकवरियाँ भी होंगी, और उनकी सज़ाओं का तयन भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या मज़ीद जो है वो नज़र आता है, और हम ज़ाहिर नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी क्रिटिकल सा कह सकते हैं मामला है जो ऐप टिकटॉकर्स के हवाले से। सर बात करते हैं पाकिस्तान आइडल की, जो कि एक नया सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यूजुअली इंटरनेशनली इसको देखा जाता है या इंडिया में देखा जाता है। जो जजेस हैं या जो ज्यूरी है उस पर बहुत से एतराज़ात आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो फीडबैक दे रहे हैं। क्या मतलब माजरा क्या है, ऐसा क्यों? अभी तो कोई सिंगर्स या कोई कंपटीशन ऐसा एज सच उसकी एक हाइप भी स्टार्ट नहीं हुई इस प्रोग्राम की, लेकिन ज्यूरी के हवाले से क्या मसले हैं? अच्छा देखिए, जिस भी कंपनी ने, ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को बेच दिया है, तो वो उसकी मर्जी है, अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसने जो है ना। हाँ, जब आप फिर पाकिस्तान आइडल की बात करते हैं और उसको पाकिस्तान का नाम उसके साथ आता है, तो फिर ये मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत बड़े इदारे भी शामिल हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो फिर थोड़ा सा इस तरह के फैसले करते हुए पर्ची सिस्टम से, सिफारिश से थोड़ा गुरेज कर लेना चाहिए। एतराज़ अब बहुत ज़्यादा शुरू हो गया इस पर, ख़ास तौर पे ज्यूरी पे। अभी तो बहुत सा टैलेंट जो है वहाँ से जो हो के आएगा, जिनको बाद में मुतासरीन कहा जाएगा, वो भी शायद सामने आए। लेकिन टैलेंट की तरफ से तो नहीं, लेकिन ये है कि म्यूज़िक रिलेटेड जो हैं सेलिब्रिटीज़, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं। मसलन बताइए। काफ़ी लोगों ने, हमारे शो में भी बात हुई, उसमें शफ़क़त अली ख़ान ने भी बात की, आजकल हुमैरा अरशद उस पर बहुत बोल रही हैं, दीगर लोग, कुछ लोग फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं बात करते, वो भी है। अब ये है कि एतराज़ ये है जी कि राहत फ़तेह अली ख़ान के अलावा बाकी जो लोग हैं वो जजेस उनको नहीं कहा जा सकता। उनमें अगर किसी का थोड़ा बहुत म्यूज़िक से ताल्लुक़ है भी, तो वो जज करने वाले म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ नहीं है कि जो पर फॉल नहीं करते। एग्जैक्टली। हाँ, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान को लोग मार्जिन देते हैं कि ठीक है जी वो एक बड़े सिंगर हैं। अच्छा, उनके बैठने पे एतराज़ है जी को उनको बिल्कुल एक साइड पे बिठाया हुआ, ये भी एतराज़ लोग करते हैं कि उनको वो मेन जज होना चाहिए, और इस तरह की उनकी एक सीट होनी चाहिए जिसपे उसी तरह शान शान तरीके से वो बैठे। और अगर ये भी जो लोग बैठे हुए हैं 3 4 7, ये जो है ना अपनी अपनी थोड़ी राय देके, और फाइनल जो है एक उनके कोर्ट में फाइनल डिसीजन जाना चाहिए, और उन्हें एक किंग की तरह, म्यूजिक किंग की तरह वहाँ बिठाना चाहिए, और फाइनल डिसीजन उनसे करवा लें। अच्छा, याद, अगर यही ज्यूरी रखनी है आपने, अगर यही पर्ची ज्यूरी रखनी है, तो राहत फ़तेह अली ख़ान को एक ऐसी सीट बना के दें कि जहाँ पे अपनी अपनी आप नाकस आरा दे के फैसला राहत फ़तेह अली ख़ान से करवाएं जी, आप बताएं। तो अब ये है कि कौन कौन है ज्यूरी में, ये भी बताइए। यार फवाद खान है जी, और एक वो हैं ज़ेब समथिंग सिंगर है, उन्होंने कुछ अर्सा गाना भी गाया। इनका बहुत पॉपुलर नहीं है, ना ही उनका कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक साथ उनके हैं, वो किसी बैंड में होते थे। अच्छा, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं, कराची से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन वो उन्होंने म्यूज़िक किया हुआ है। अच्छा, फवाद खान के बारे में मुझे जो है ना वो सलीम कामरान की कॉल है कि वो एक दौर में बैंड बनाया था फवाद खान ने, वो अदाकार बनने से पहले म्यूज़िक करते रहे। अच्छा, उसमें ये कोई अहमद भट्ट का बताते हैं, जो मलका तरन्नुम नूर जहाँ के नवासे हैं, कि वो भी उस बैंड में होते थे। अच्छा, अहमद भट्ट भी अब कोई सिंगर तो नहीं है ना, नूर जहाँ के नवासा होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सिंगर हैं या आप कोई म्यूज़िक एक्सपर्ट हो गए। तो फवाद खान भी फिर इसी तरह का म्यूज़िक किया होगा अगर एक ही बैंड था बकौल सलीम कामरान। तो अब यह है कि उन पे भी एतराज़ ये आ रहा है कि भाई या एक्टिंग कंपटीशन हो रहा हो ना, तो वहाँ पे तो आप बैठें, और बाकी जो लोग हैं इसी तरह से। तो
ये भी लोगों का कहना है कि आप खुद ही मना कर दें, अगर आपको इस तरह का कोई ऑफर हो रहा है ना प्रोजेक्ट, तो आप मना कर दें जी हमारा ये काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप म्यूजिक की समझबूझ की बात करें तो पर म्यूजिक तो इनसे बहुत दूर है, म्यूजिक तो सबसे बहुत दूर है। जो बुनियादी म्यूजिक है, फिर ज्यूरी वो होनी चाहिए जिसको क्लासिकी मौसीकी पर अबूर है, जिसको कोई Study है proper। 4 राग जो है ना वो यहाँ पे दौरान कंपटीशन वो गा भी सकता हो, जिसको कोई ख्याल की गायकी का पता हो, Point। चाहे वो एक थ्योरी ही की हद तक ही Right, पता हो, right। प्रैक्टिकल ना वो गा सकता हो, उसको जो है ना कोई थोड़ी दुर्बत गायकी का पता हो, उसको कोई मालकोंस का, बागेश्वरी का, कोई चंद्रकोंस का, उसको कोई दरबारी का, उसको राग मल्हार का, उसको कोई थोड़ा थोड़ा पता तो हो ना, उसको कोमल तीवर के मिलाप का तो पता हो, Nice। 7 से 12 सुर जो है जी जी। उनके बनने का तो पता हो। तो अगर ये सब आपको नहीं पता तो फिर आप जो है ना वो इस तरह की ज्यूरी में ना बैठे, ठीक है। हाँ, अलबत्ता उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जस्टिफाई है, आपको फेसेस भी चाहिए होते हैं, लेकिन फेसेस चाहिए तो फिर राहत फ़तेह अली खान जैसे म्यूजिक के फेसेस। चलो मैं इस बात को ऐसे कर सर लेता आपको हूं। क्या लगता है कौन फॉल करता है एज ए देखें, ज्यूरी ज्यूरी वाले में पैनल मैं पे? कहता हूं कि देखें, मैं अगर आप ज्यूरी तगड़ी ज्यूरी कहते हैं ना, बताएं तगड़ी क्या- ज्यूरी मैं क्या कहता हूं, होनी तगड़ी चाहिए? ज्यूरी आप बनाएं, आप बैठाएं उस्ताद राहत फ़तेह खान को बैठाएं, आप उस्ताद शफ़क़त अली खान को बैठाएं, आप उस्ताद हामिद अली खान को बैठाएं, आप आबदा परवीन को बैठाएं, ठीक है। वो आ गया एक ख़वातीन वाला भी आ गया, एलिमेंट भी आ गया। हाँ जी। और आप कंपोज़र आपने नहीं बिठाया, कंपोज़र आपने बिठाया नहीं उसमें कोई म्यूज़िक कंपोज़र जो धुन बना के देता है, तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान गाता है ना। जैसे उधर अनु मलिक बैठते थे भाई, या आप इंडिया में। हाँ, इधर आप म्यूजिक कंपोजर बड़ा जी जी। जो है ना कोई बिठाएं। अब तो जिंदा लोगों में जैसे नवीद नशाद का बड़ा स्कोर है, साहिर अली बग्गा है, ठीक है ना। आप इनमें से किसी को, दोनों में से अगर आप बिठा देते तो एक बड़ा म्यूजिक कंपोजर जो है वो ज्यूरी में आ जाता है। जस्टिफाई करता तो है। ये जो मैं आपको ज्यूरी बता रहा हूं, जिस पे मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी शख्स जिसको कोई म्यूजिक की अली बे भी आती है, वो एतराज नहीं करेगा, कम अज कम वो एतराज नहीं करेगा। तो वो, लेकिन मसला ये है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ जन्म लेता है, कहाँ पलता है, क्योंकि वो जी स्पॉन्सर्स की मजबूरी होती है। वो भाई, आप वो स्पॉन्सर ही ना लें जो जली म्यूजिक पे स्पॉन्सर कर रहा है, आप रियल म्यूजिक को स्पॉन्सर करने वाले स्पॉन्सर ले लें, दुनिया भरी पड़ी है। ना लें आप जाली ज्यूरी और जाली जो है ना वो म्यूजिक एक्सपर्ट्स के नाम पे आपको 4 पैसे देने वाले स्पॉन्सर ना लें ना लें आप अगर उसमें उस्ताद राहत फ़तेह अली खान बैठे हैं, आबदा परवीन बैठी है, जितने नाम मैं ले रहा हूं, ये लोग बैठे हैं, तो कैसे वो स्पॉन्सर जो है एतराज कर सकता है? हाँ, या आपने वहां पे क्या वो ठेका कर लिया है कि आपने फवाद खान को कहा कि आप अपने स्पॉन्सर लेके आए, जो ज्यादा लाएगा उसको बिठा देंगे, तो ज्यादा तो शायद हम दोनों इकट्ठे करके ले आए स्पॉन्सर्स, तो फिर इनको हमें बिठा दे। क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक आप है। कह रहे हैं। तो मसला ये है कि यहां तो आप जो है ना, और कमाल आपका क्या है, कमाल क्या है, आप या तो फिर ज्यूरी में बैठे हुए लोग लाए ना, 4 बंदे जिनको आपने ट्रेन किया है। फवाद खान लाए अपना टैलेंट कि ये जी मैंने फैसलाबाद से हंट किया है, ये मैंने गुजरात से किया, ये पिंडी से किया, ये मैंने सिंध से किया है, ठीक है जी। ये आज़ाद कश्मीर से मैं लड़का निकाल के लड़की लाया हूं, अपना टैलेंट दिखाएं। जो आपने हंट किया है, जिसको आपने बनाया है, उसको सामने खड़ा करें ना। आपका कमाल क्या हुआ? आप यहाँ पे अभी शो लगा दें यहाँ पे, या मोबाइल पे निकाल लें, आपको 1 मिनट में हर बंदे को पता चल जाता है कि ये जो गा रहा है पार्टिसिपेंट, ये सिंगर है कि नहीं है। तो ये ज्यूरी क्या कर रही है वहां बैठ के फोटो सेशन के अलावा? तो ये एतराज़त हैं जायज़, एतराज़त जायज़ है। आपको लगता है कोई चेंजेस आएंगी इस प्रेशर में? भाई मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ, आपने अगर म्यूजिक की ही वो करनी है ना, आपको फेसेस चाहिए ना, तो आप अली जफर को बैठा लें, आतिफ असलम को बैठा लें। ये इन बाकी लोगों से तो बहुत ज्यादा म्यूजिक एक्सपर्ट है, वो बहुत ज्यादा म्यूजिक उन्होंने किया है। ट्रू।
बहुत ज़्यादा। मैं आपको कहता हूँ कि ये म्यूज़िक के लोग हैं ना, तो इन्हें कहीं कोई कॉन्सर्ट बता दें आपको, वेम्बले एरीना, कोई O2 एरीना, कोई टोरंटो एरीना, कोई न्यूयॉर्क एरीना, कोई दुबई कोको कोला एरीना, इस पर टिकट बेच के दिखाएं ना ये बाकी के राहत फतेह अली खान के अलावा जो लोग बैठे हैं। तो अगर नहीं आप म्यूज़िक का इतना बड़ा नाम और टैलेंट, तो उनको खुद मेरे ख्याल में माजरत कर लेनी चाहिए थी। मैंने आप सारे पहलू आपसे डिस्कस कर लिए हैं, इसको बेचने के, इसकी मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप। आप बैठाएं रियल लोगों को, स्पॉन्सर आएगा क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त। और हाँ, और आखिरी बात यह कि सर राहत फतेह अली खान को नहीं बैठना चाहिए इस ज्यूरी में, उनको नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जाहिर बात है कि जब हम कह रहे हैं कि वो रियल जज है, तो उन्हें इस ज्यूरी में एक किंग की इस वाली में वो, एक उनकी सीट एक बादशाह की सीट होनी चाहिए, वो रेलेवेंसी नहीं बनती, और फैसला फाइनल डिसीजन जो है ना वो राहत फतेह अली खान से होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ तो वो डिम हो रहे हैं। हाँ, वो उनको नहीं बैठना चाहिए इस ज्यूरी में। और मैं अगली भी बात बता दूं, उनका काम गाना है, चूंकि बोलना नहीं है। राइट। वो जब गाते हैं ना तो दुनिया सुनती है, बोलना उनका काम नहीं है। उनका स्क्रिप्ट बड़ा वीक है, उनको स्क्रिप्ट नहीं दिया जा रहा, ये भी मैं आपको बताऊं। ठीक, यानी कि वो फिल्मबदी मौके पे बात कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं हो रहा, जो बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। राइट, अप टू द मार्क नहीं है आप। हाँ, उन्हें कहें कि आप गाएं तो उन जैसा को गा नहीं सकता, क्योंकि उनका काम गाना है। ठीक है, अब उन्हें स्क्रिप्ट कौन दे रहा है या नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा? वो इतना बड़ा जो है सेलिब्रिटी आपके मुल्क का, आप क्यों उसके साथ इस तरह कर रहे हैं? उन्हें स्क्रिप्ट दें, तैयारी करवाएं। रिकॉर्डेड शो है, कौन सा लाइव जा रहा है कि वैल्यू जो है वो भाई लाइव थोड़ा ही जा रहा है, लाइव थोड़ा ही जा रहा है। राइट, ना ही आप लाइव कर सकते हैं, करके दिखाए ना लाइव, आप तो अब लग पता जाए आपको, लोगों की कॉल्स लें ना तो आपको पता चल जाए। तो अब ये है कि आप जो है उन्हें स्क्रिप्ट दें, तैयारी करवाएं। ये गाना नहीं हो रहा उस ज्यूरी स्टेज से कि वो गा लेंगे, वहां पे अपने बात करनी है, और बात बड़ी आपको रेलेवेंट करनी पड़ती है, दुनिया आपको देख रही होती है। अलबत्ता यह है कि एप्रिसिएशन से ज्यादा इस वक्त तनकीद हो रही है मुल्क भर से और बाहर से इस शो के ऊपर। चले देखते हैं मजीद इस शो के हवाले से, या जो टीम इस शो को ऑन करती है वो किस तरह से सामने आती है, या क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है, या मे बी सर कोई चेंजेस आए या ना आए। एनीवेज सर, बात करते हैं पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका सीरीज़ की, क्या अपडेट्स हैं, और जो टीम में कुछ नई तब्दीलियाँ आई हैं वो भी बताइए कौन सी है। पहला मैच जो है ना वो इतना अच्छा जीत के अब वो फंसी हुई है टीम, और अब ये है कि जब तक हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान दोनों जोड़ी जिनकी वापसी हुई है वो क्रीज पे मौजूद है। मैं तो कुछ समय तक सेंचुरियाँ करनी चाहिए दोनों को, कम से कम बाबर को तो करनी चाहिए सेंचुरी इस इनिंग में, फिर ही बचत होगी। अदरवाइज तो साउथ अफ्रीका की पोजीशन बहुत बेहतर है, और साउथ अफ्रीका ये सीरीज़ जो है वो बराबर करने की पोजीशन में हो सकता है कि बिल्कुल। और बैटिंग फिर क्लैप्स कर गई, ठीक है जी, राइट। और ऊपर से अब जो है ना वो आउट हो गए जल्दी 4। मिडल ऑर्डर जो है ना उस पे अब है गेम सारी, और उधर देखें ना कि उधर जाते जाते वो तकरीबन आखिरी विकेट की शराकत में 80 से ज़्यादा रन्स बना गए, रबादा और वो दोनों 50 कर गए, और वो बड़ा एक अच्छी पोजीशन में आ गया साउथ अफ्रीका। एक तो ये है, दूसरा ये है कि टेस्ट क्रिकेट चूँकि ना पाकिस्तान प्लेयर्स को मिलती बहुत कम है खेलने को, अब ये काफ़ी अरसे के बाद जो है वो जिसको कहते हैं कुफर टूटा है और कुछ शुरू हुई है टेस्ट क्रिकेट, तो ज़्यादा जो है ना हमारे जो इस वक्त टीम में भी मौजूदा टीम में भी प्लेयर्स हैं, वो टेस्ट का एक्सपीरियंस उनका इतना नहीं है, बाबर के अलावा टेस्ट का एक्सपीरियंस इतना नहीं है। टेस्ट बैट्समैन जो है ना वो टीम में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आके जो है ना वो साजिद खान और नुमान भी नहीं, वो आसिफ जो है उनको बड़े अरसे बाद मौका मिला, उन्होंने कुछ 6 आउट कर दिए तो थोड़ी बचत हो गई। तो एक ये है, दूसरी तरह ये भी है कि वनडे की कप्तानी से मोहम्मद रिजवान को हटा दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। ठीक। अच्छा, मेरी नज़र में ना शाहीन शाह अफरीदी को पहले भी इन्होंने शायद एक आध दफ़ा T20 का शायद कप्तान बनाया था। वो देखिए वो एक अच्छा आपका मेन अटैक बॉलर है,
अब उसको आप कप्तानी वाले मामले में उलझा रहे हैं, तो उससे गेम जो है आपकी मुतासर भी होती है। जिससे बाबर आजम मगर के यह है साथ कि हुआ। हर शख्स की ख्वाहिश भी होती है कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी कप्तानी ऑफर हो तो वो इनकार कर दे, मैंने अपना गेम खेलना। तो जैसे बाबर कप्तानी नहीं कर सके, तो इसी तरह पहले भी शहनशाह अफरीदी को मौका दिया गया था। अब यह है कि वनडे की कप्तानी, असल में शहनशाह अफरीदी को कप्तानी सौंपने से ज़्यादा मोहम्मद रिजवान से कप्तानी लेना जो है वो खबर है। तो ये एक नाकामी है मोहम्मद रिजवान की कि उनसे कप्तानी वापस ले ली गई, और चूँकि वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अब डिपेंड करता है कि सलमान अली आगा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या उनसे T20 कप्तानी ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, या क्या ऐसी मजबूरी है। जो कुछ हुआ पीछे इवेंट में, एशिया कप में, वो आपके सामने है। तो बहरहाल मौजूदा तो जो सीरीज़ चल रही है वो यही है। इसके बाद ग़ालिबन इनके साथ कुछ T20 भी मैचेस भी हैं साउथ अफ्रीका के साथ। तो अलबत्ता यह है कि टीम की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। मौका जो है वो क्योंकि इस मैच को अगर ड्रॉ कर जाते हैं तो फिर भी आप सीरीज़ जीत जाते हैं, और आपके पास ये ऑप्शन ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन उसके लिए स्टे करना ज़रूरी है कि कम अज़ कम जो चौथा दिन है वो अगर आप पूरा क्रीज पे गुजारते हैं तो जाहिर है कि 250 से 300 की लीड भी आ जाएगी, और एक आप जो है ना दोनों ऑप्शंस पे जा सकते हैं कि आप आखिरी दिन विकेट का बिहेवियर चेंज होता है और आपके स्पिनर्स जो हैं वो चल जाते हैं, मे बी आप एक दिन में उन्हें आउट भी कर जाएं, मे बी आप जो है ना वो ड्रॉ की तरफ ले जाएं। मगर उसके लिए अभी कल के 3 सेशन 2-2 घंटे के तवील सेशन के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह आपने कप्तानी की बात की, समा पॉडकास्ट में भी मुझे याद है कि मिस्टर शाहिद अफरीदी जो है, ही वाज नेवर हैप्पी विद द आइडिया के शाहीन, मैंने वही बात की है। वो देखिए शाहिद अफरीदी इसलिए कि वो शाहीन अफरीदी उनके दामाद भी हैं और वो उनको बेटों की तरह वो प्यार भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। तो वो शाहिद अफरीदी, बिल्कुल मुझे याद आ गई है वो उनकी गुफ्तगू के, उन्होंने कहा था कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि शाहीन अफरीदी उलझे कप्तानी में, और उस मामलात में वो पूरा अपनी गेम पे फोकस करे और डिलीवर करे। तो लेकिन ये है कि ठीक है, किसी ने तो ग्राउंड के अंदर किसी ने तो लीड करना होता है टीम को, एक एक्सपीरियंस ही सही, ठीक है। और आज का जो दौर चल रहा है आपके सामने, कोचिज बाहर से बैठ के पूरा मैच जो है ना वो हर ओवर के बाद पानी का गिलास अंदर जा रहा है, वो तोलिया जा रहा है, उस बहाने मैसेज जा रहा है, पैगाम जा रहा है, इशारे से कह रहे हैं कि जी चेंज करें। तो कहने का मकसद है कि, मगर ये है कि टॉस के लिए एक कैप्टन चाहिए और ग्राउंड के अंदर फील्ड प्लेसिंग के लिए कैप्टन चाहिए। बाकी जो बैटिंग लाइनअप है वो तो बाहर भी बैठे कोचेस भी बना रहे होते हैं कि 1 डाउन किसने जाना, 2 डाउन किसने जाना, और अटैक किसने करनी है, और सेकंड अटैक किसने करनी है। तो अब थोड़ा सा मामला इस तरह का भी है। अलबत्ता देखें, बेस्ट ऑफ लक वक्त की जरूरत तो शाहीन अफरीदी, अल्लाह करे शायद। अच्छा, बाज कप्तान लकी होते हैं, उनके आने से कम्बिनेशन इस तरह का बन जाता है और टीम एक 1 यूनिट होके खेलना शुरू कर देती है, और उनकी लक भी होती है और वो मैचेस जीतना भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। चले देखते हैं कि ये कितना अच्छा साबित होता है, और परफॉर्मेंस के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग टुडेज अपडेट्स। Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.